Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 22 जनवरी 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पलामू टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम डेली बेसिस पे अपने द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। तो दोस्तों वो सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी आपके लिए कवर कर लिए जाते हैं। और यहाँ पे चाहे आपका कोई भी टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, जो करंट अफेयर्स में है, उन करंट अफेयर्स को आपके स्टैटिक डेटा के साथ में लिंक करके डेली बेसिस पे इन वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है एंड वाला पार्ट, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, उससे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में कितना कुछ समझा है, कितना कुछ सीखा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग पिछले कुछ समय से ऐसी स्ट्रैटेजी को अपना के चल रहे हैं कि जहां पे केवल जो करंट अफेयर्स है वो आपने पढ़ना ही नहीं होगा, उसको आप याद रख पाओ लंबे समय तक। इसलिए यहाँ पर डे टू डे प्रैक्टिस भी हो रही है, फिर वीकली प्रैक्टिस भी हो रही है। लास्ट संडे मैंने बहुत डिटेल्स आपका पूरा टेस्ट कंडक्ट करवाया था, जहां पे हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये बेसिकली आज मैंने इंडेक्स को इंक्लूड किया है। पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स के अंदर में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही थी, वो ये था कि सर इंडेक्स को इंक्लूड कर दो, जिससे ये पता चल जाए कि आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। जिससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ रखे होंगे उसको हटा के हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़े हैं। तो सोचा चलो फिर सही है, इस बात में भी दम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये टॉपिक आज हम लोग वापस से वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो उसको स्किप करके जो काम की चीज़ है वो पढ़ लेंगे। तो इंडेक्स दोस्तों आज का लगा दिया है, आप चेक कीजिएगा और बताइएगा कि इंडेक्स को लगाने का जो तरीका है वो सही है या फिर हटा देना चाहिए। चलिए आर्टिकल नंबर 1 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोरक्को की एक बहुत ही ज़्यादा गंदी प्लानिंग, जिसको लेकर आज दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। इन्होंने डिसाइड किया है 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको ये होस्ट करने वाले हैं। उससे पहले ये बोलते हैं हम 3 मिलियन डॉग्स को मार देंगे। कितने? 3 मिलियन, 30 लाख डॉग्स को ये खत्म करने वाले हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये साफ सफाई चाहते हैं, अपनी स्ट्रीट्स को साफ दिखाना चाहते हैं। समझेंगे इस स्ट्रैटेजी के बारे में। इसमें एथिकल कंसर्न क्या है, तो जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के द हिंदू के अंदर में फ्रंट पेज पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है जो यूएस सिटीजनशिप होगी बाय बर्थ, इसको ये एंड करेंगे। दोस्तों यूएस सिटीजनशिप के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही यहाँ पर शपथ ले गए और उसके बाद अगले दिन से इन्होंने धमाकेदार डिसीजन लेना शुरू कर दिया है। इससे यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया को भी चिंता होगी, क्योंकि ब्रिक्स को लेकर भी इन्होंने 100% टैरिफ की बात की है, वो भी समझेंगे। अगला आर्टिकल उसी को लेकर है। तो ब्रिक्स में एक और बदलाव हुआ है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीआईबी में मेंशन कर रखा है। जो नाइजीरिया है इसको एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो बेसिकली एक और देश बढ़ चुका है पार्टनर कंट्री के अंदर ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स के मेंबर्स को सीखने का एक तरीका होगा, वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ही मेंशन्ड है, जहाँ पे बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। जो वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट है इसको यहाँ पर अपॉइंट करा गया है। अब देखेंगे आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच में वाटर ट्रीटी को लेकर क्या डिस्प्यूट है, उसको कैसे ये न्यूट्रल एक्सपर्ट रिजॉल्व करता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मैं आपको बता दूं ये भी द हिंदू के न्यूज़पेपर में ही आज प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट को लेकर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जो प्रॉपर प्लानिंग है वो यह है कि आने वाले कुछ पर्टिकुलर ईयर में यानी 2027 तक वो टॉप 10 ग्लोबल पार्टनर्स में एंटर कर जाएगा। ये कैसे करेगा उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझना होगा, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए
फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर आपका जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात हो रही है सुनिएगा। जो मोरक्को है, मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर में है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ ताकि स्टार्टिंग से आपको क्लैरिटी मिले। तो ये है अपना इंडिया, हमें चलना है मोरक्को। तो मोरक्को को कवर करने के लिए यहाँ पर आते हैं हम लोग सबसे पहले अफ्रीका। देखिए यहाँ पर ना कोई इंडिकेशन नहीं है कि जिसके माध्यम से कोई एरो वगैरह चला के मैं आपको दिखा पाऊँ। तो जो भी पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूंगा उसको मैं जूम कर दूंगा जिससे आप समझ पाओ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इंडिया से चलना है किधर? ये हो गया हमारा मिडिल ईस्ट वाला रीजन और ये हो गया यहाँ पे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऊपर नॉर्थ में आओगे दोस्तों, स्पेशली यहाँ पर आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में जाओगे तो आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा मोरक्को, ठीक है। मोरक्को के ऊपर आपको नजर आएगा ये है मैड्रिड यानी स्पेन, और बगल में इसके पोर्चुगल, यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा। तो पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, इनकी बाउंड्री लगती है। नीचे यहाँ पर एक कंट्री है मोरक्को, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये ऊपर यहाँ पे पोर्चुगल और स्पेन दिख रहे हैं और नीचे मोरक्को है, इनके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट क्या होता है सर? स्ट्रेट वो होता है एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दो कौन कौन से समुद्र हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा ये बेसिकली एल्बन सी, आपको ये नजर आएगा, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन नजर आएगा जो इन दोनों समुद्र को जोड़ रहा है। बीच में जो ये स्ट्रेट है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो मोरक्को ने आपको मतलब बहुत अच्छे से आप इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे, मैपिंग वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मोरक्को कहाँ पर है। अब मैपिंग में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये तो आपने ऊपर से मैप देख लिया कि हाँ भाई ग्लोब में कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपको लंबे समय तक याद रख पाएगा। अब थोड़ा सा इसके आसपास की जो कंट्रीज़ है वो भी याद रखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे मोरक्को के आसपास में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो अल्जीरिया है वो प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अल्जीरिया के अलावा ये नीचे आपको एक देश देखने को मिल जाता है मॉरिशस, ये आपको देखने को मिलेगा जो मोरक्को के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है ना। उसके अलावा मोरक्को की एक बड़ी बाउंड्री लगती है इधर जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके साथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे की बात करते हैं। तो हुआ क्या एक्चुअली में, फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है। दुनिया भर में लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। जैसे हमारे यहाँ पर स्पेशली भारत की बात करेंगे, क्रिकेट को लेकर ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे फुटबॉल को लेकर ज़्यादा क्रेज़ है। तो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है ये फीफा वर्ल्ड कप, स्पेशली यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको मोरक्को होस्ट करने वाला है 2030 में। और होस्ट करने के लिए मोरक्को क्या कर रहा है, ये तैयारी कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े। अगर कोई कंट्री अपना इंप्रेशन अच्छा पड़वाएगा तो वहाँ पे बेसिकली साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देगा। मोरक्को कह रहा है हम साफ़ सफाई पे तो ध्यान देंगे, लेकिन साफ़ सफाई किस चीज़ की? जो स्ट्रीट डॉग्स है, क्योंकि मोरक्को में दोस्तों बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट डॉग्स है वो प्रेजेंट है। जो स्पेशली यहाँ पर आवारा कुत्ते हैं, हम स्पेशली अगर रफ वर्ड्स में बात करें उनको बोला जाता है। तो स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मोरक्को कह रहा है कि हम इनको मार देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। कितने? वो भी दोस्तों कुछ नंबर्स में नहीं, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख डॉग्स को यहां पर ये खत्म करने की बात कर रहे हैं ताकि अपने एरिया को क्लीन किया जा सके। अब ऑब्वियस ही बात है, जैसे यहां पर कुछ स्टेटमेंट आया उसके बाद में जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी साइड से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहां पे मोरक्को ने फेस किया है। मोरक्को में ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर साल मोरक्को ये स्ट्रेटेजी को अपनाता है, कई लाख डॉग्स को हर साल वो मार देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कैसे मारता है, इसके लिए यहाँ पर जहर का एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्नाइन इंजेक्शन, एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है। तो ये शॉट दिया जाता है जिससे यहाँ पर इन कुत्तों को डेथ दी जाती है। फिर उसी प्रकार से आप देखोगे ये फीफा एंड 2030 जो वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात हो रही है, इसी की वजह से ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं दोस्तों वो लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके लेकर जो प्रिपरेशंस है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। मोरक्को चाह रहा है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, स्टेडियम को मॉडर्नाइज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को मजबूत करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ में मोरक्को का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को लेकर कि हमारी जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ रहें और जो लोग घूमने आएंगे एज अ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों अपने आप में बड़ा इवेंट होता है, दुनिया भर से लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो वो चाहते हैं कि गलियों में कोई कुत्ते ना नजर आएँ, इसलिए यहाँ पर वो इतने ज़्यादा बड़े मात्रा में इन नंबर्स में इन कुत्तों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। 2030 की तैयारी अभी से ही मोरक्को कर रहा है, वो भी किस तरीके से कर रहा है ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी कंट्री ऐसा करेगा तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो मोरक्को की यहाँ पे आलोचना हो रही है, जो एनिमल राइट्स आउटरीच है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी संगठन, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एनिमल कोएलिशन देखने को मिलेगा, जिन्होंने मोरक्को की इस प्लानिंग की कड़ी निंदा की है और बोला है कि भाई आप ये किस तरीके का
ये तो निर्दयता है, ये मतलब मानवता के बिल्कुल खिलाफ है जिस तरीके का आप यहाँ पर ये स्टेप उठाने चल रहे हैं। जो ये कंट्रोवर्सी है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मोरक्को में एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालने वाली है। हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि फीफा जो वर्ल्ड कप है जिसने डिसाइड किया है कि मोरक्को होस्ट करेगा आगे, तो वो भी कुछ स्टेटमेंट देगा कि भाई यहाँ पे मोरक्को को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अभी तक यहाँ पर फीफा ने कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है, तो उसका भी इंतजार है लोगों को। नाउ यहीं पे दोस्तों आता है कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल कंसर्न, कुछ यहाँ पर चिंताएं नजर आती हैं एथिकल पर्सपेक्टिव से। और वो चिंताएं क्या है? सबसे पहली चीज भाई ये एनिमल क्रुएल्टी है, साफ साफ एनिमल क्रुएल्टी है, जानवर के ऊपर निर्दयता, एक इनह्यूमन एक्ट, एक अनएथिकल एक्ट। यहाँ पे आप जहर का इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मारने के लिए। दूसरा राइट टू लाइफ, क्या राइट टू लाइफ जो जीने का अधिकार है वो केवल इंसानों के पास में है? क्रिटिक्स यही आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये जो राइट है सबके पास में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, तो आप इसका वॉयलेशन कर रहे हैं, ये एथिक्स के अगेंस्ट में चले जाता है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अगर आपके देश में स्ट्रीट जो डॉग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए आप वेरियस कदम दूसरे तरीके को उठा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। आज इंडिया ने कुछ ऑल्टरनेटिव्स उठा रखे हैं, कुछ और कंट्रीज भी उस ऑल्टरनेटिव को फॉलो कर रहे हैं, बट मोरक्को ये कर क्या रहा है आज के समय पर? अब वो ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, जरा इसको सुनिएगा। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है एनिमल बर्थ कंट्रोलिंग। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको इतनी ही परेशानी है और अभी थोड़ा समय लगने वाला है, आप जब ये इसको होस्ट करेंगे तो उससे पहले आपको लग रहा है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो इससे अच्छा है यहाँ पर आप क्या करें, इन डॉग्स में स्टरलाइजेशन को अपनाएं। स्टरलाइजेशन क्या होता है? नसबंदी कर देना, जिससे यहाँ पर ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएंगे, जितनी पॉपुलेशन है वो वहीं की वहीं थमी रहेगी। ठीक है। दूसरा कदम ये क्या कर सकते हैं, आप एडॉप्शन को ज़्यादा एंकरेज कीजिए। आज आपके ही कंट्री में स्ट्रीट पॉपुलेशन जो है डॉग्स की वो मैसिव लेवल पर है, लेकिन आपके ही कंट्री में क्या हो रहा है, बाहर की ब्रीड्स को ज़्यादा अपनाया जा रहा है। आप एज अ पेट वहाँ पे पाल रहे हैं लेकिन बाहर की ब्रीड्स को। तो इससे अच्छा यहाँ पर यह है कि जो स्ट्रे एनिमल्स प्रेजेंट हैं आपके कंट्री के अंदर में, आप उसको यहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं एडॉप्शन के तौर पर इंकरेज कर सकते हैं। आप अपने लोगों को बोल सकते हैं, देश के लोगों को बोल सकते हैं कि आप बाहर की ब्रीड को ना अडॉप्ट करके आप इन डॉग्स को अडॉप्ट कीजिए, है ना। तो उन डॉग्स को भी यहाँ पर कह सकते हैं एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनको पाला जाएगा। ठीक है। फिर बात आती है एजुकेशन एंड अवेयरनेस की। सिटीजन्स को इसके बारे में समझाना होगा, एजुकेट करना होगा, उनको यहाँ पर कह सकते हैं जागरूक करना होगा कि आखिरकार एक जो पेट ओनरशिप है वो क्या होती है ना, और कैसे यहाँ पर स्ट्रीट एनिमल्स की केयर की जाती है, वो समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मोरक्को ने तो वाकई में बड़ा गंदा डिसीजन लिया है, प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसको लेकर क्या लीगल फ्रेमवर्क्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने वाला है। इससे पहले रशिया ने भी ऐसा कुछ स्टेप उठाया था, बट रशिया पे प्रेशर डालने की वजह से रशिया ने कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस को अपनाए, यानी उन्होंने भी यहाँ पर ये जो स्पेशली बर्थ कंट्रोल है इसके ऊपर में फोकस किया। तो मोरक्को को भी कुछ ऐसा ही करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, मोरक्को का आखिरकार लॉजिक क्या है? क्योंकि ये लॉजिक सभी को लग रहा है बड़ा भद्दा सा लॉजिक है। तो इसके पीछे मोरक्को का कहना यह है कि हम चाहते हैं पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके लिए हम यहाँ पर इन डॉग्स की पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से रेबीज फैल सकता है, या स्ट्रीट डॉग्स में कई बार एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से यहाँ पर वो अटैक कर सकता है। तो गवर्नमेंट सोच रही है अच्छा सा और क्विक सोल्यूशन यही है कि सीधा मार के खत्म कर दो पॉपुलेशन ही, इसको आप मैसेकर क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हत्याकांड हो रहा है। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप नेशनल इमेज के तौर पे देखोगे तो मोरक्को चाहता है कि मोरक्को की जो इमेज है दुनिया में वो एक बेस्ट इमेज क्रिएट हो, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप मैंने बताया मैसिव वर्ल्ड कप, दुनिया से लोग जाएंगे देखने के लिए, तो देखेंगे कि यहाँ पर कितनी साफ सफाई है ना, कितनी ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए इन्हें स्ट्रीट डॉग्स ही मिले हैं ख़त्म करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेज सेट करने से पहले इमेज बिगड़ चुकी है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में स्ट्रीट डॉग्स का प्रेजेंस होना, ये मोरक्को मानता है कि ये अर्बन मैनेजमेंट का एक कह सकते हैं कि इसमें कमियां हैं अर्बन मैनेजमेंट में। मोरक्को यहाँ पर इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मारना चाहते हैं। लेकिन मारने की बजाय कुछ लेसन्स लेने होंगे, भले यहाँ पर दूसरे कंट्री से लेसन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया से, रशिया पे भी प्रेशर पड़ा था 2018 के अंदर में, तो रशिया ने क्या किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन कैंपेन चलाया, नसबंदी करवाने की तैयारी की। ऐसी इंडिया के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने पिछले कुछ समय पर अडॉप्ट किया है, जहाँ पे जो ये स्ट्रे पॉपुलेशन इनको मारने की बजाय हम थोड़ा सा ह्यूमन तरीके पे फोकस कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए जो इनकी पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करा जा रहा है। ठीक है, स्टरलाइजेशन किया जाएगा, नसबंदी की जाएगी, जिससे आगे इनकी आबादी नहीं बढ़ेगी, अपने आप ही पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है,
तो ये याद ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं, लेकिन अगली इंपॉर्टेंट खबर पर बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, है ना। आर्टिकल का प्रॉपर डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखोगे H1B वीज़ा चर्चाओं में है तो ये डिस्कस करेंगे। इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो समझाया गया है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या हो सकता है वो समझाया गया है। अभी ब्रिक्स की बात हो रही है तो वो समझाया गया है। ट्रिक क्या होगी कंट्रीज़ को याद रखने की वो यहाँ पर दिखाई गई है। आर्टिकल भी साथ ही साथ मिल जाएगा कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल कहाँ पर है, ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये आप देख पाएंगे दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको टेस्ट भी मिल जाता है। ये आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट भी आपको दिया गया है, उस टेस्ट के आंसर्स वगैरह सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये वाला जो पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, वो इसी पेड ग्रुप में मिलता है। और इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। आज H1B वीज़ा चर्चाओं में आपने द हिंदू न्यूज़पेपर देखा होगा तो पेज नंबर 1 पे आपको ये वाला आर्टिकल नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि वो जो यूएस सिटीजनशिप है बाय बर्थ इसको ख़त्म कर देंगे। अब मामला क्या है ज़रा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हम जैसे नागरिकता की बात करते हैं तो इंडिया में सिटीजनशिप लेना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन यूएस का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फिर भी बहुत आसान है। मान लो किसी भी व्यक्ति का अगर अमेरिका में जन्म होता है तो वो बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर वो यूएस का नागरिक बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये यूएस का यहां पर प्रोविजन है। अब फॉर एग्जांपल बाहर से कोई कपल गया है, यूएसए में प्रेजेंट है, यूएसए में गया किसी वीज़ा पे काम करने के लिए गया, फॉर एग्जांपल H1B वीज़ा की बात कर लेते हैं तो एक कपल है वो H1B वीज़ा पे यूएसए पहुंचा काम करने के लिए, वहां पे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन होगा। अब उसकी केयर के लिए धीरे धीरे करके यहाँ पर वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के वो भी अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो धीरे धीरे करके लिए जो परमानेंट रेसिडेंसी होती है जिसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड, उसके लिए अप्लाई कर देंगे और आराम से ग्रीन कार्ड मिल भी जाएगा थोड़े समय बाद, तो वो परमानेंट सिटीजन बन जाएंगे यूएसए के। ऐसा हो रहा है जिसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इस मामले को रेज किया है और इसके अगेंस्ट में स्टेप लेने की बात की है। इनका कहना यह है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, स्पेशली अवैध तरीके से जो एंटर कर जाते हैं, वो एक बच्चे को जन्म दे देते हैं वहाँ पे अमेरिका में, जैसे जन्म दिया वो अमेरिकन सिटीजन बन गया। अब उसी बच्चे की देखभाली करते करते वो पेरेंट्स भी वहाँ पे अमेरिकन सिटीजन बन जाते हैं, कुछ समय बाद उनको भी वो जो ग्रीन कार्ड है वो दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अगर हमें इस पॉपुलेशन को रोकना होगा, क्योंकि इस पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब कौन सही कौन गलत, क्योंकि हर तरीके का लोग अगर यहाँ पर एंटर करेगा तो प्रॉब्लम्स होंगी यूएसए में। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं क्यों ना इस वाले कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया जाए, और इसको लेकर इन्होंने डिक्लेरेशन ऑलरेडी कर दिया है कि वो यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ इसको एंड करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे अलग से जो प्रोविजंस हैं वो अपनाने होंगे और भी डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से नागरिकता लेनी होगी, जो और आसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आने वाले समय पर स्पेशली जो H1B वीज़ा के आधार पे इंडियंस प्रेजेंट है यूएसए में, इनके लिए तकलीफ बढ़ने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि H1B वीज़ा के आधार पे लोग जाते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे यहाँ पर वो भी यूएस के सिटीजन बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट ही मैं ख़त्म कर दूंगा। तो अब जिसके पास में H1B वीज़ा है भी तो वो अपना काम करेगा, वीज़ा एक्सपायर हुआ वापस यहाँ पर वो इंडिया आएगा, क्योंकि H1B वीज़ा के कॉन्सेप्ट देखोगे तो इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, मैसिव नंबर्स में हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये मेंशन किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे प्लान ये कर रहे हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इसमें लगभग 7.25 लाख इंडियंस हैं, केवल इंडियंस की संख्या बता रहा हूँ 7 लाख के आसपास, जिसमें से 18,000 की लिस्ट तैयार कर दी है। और इंडिया ने बोल भी दिया है कि आप मतलब बताते रहिए कि कौन कौन इंडियन सिटीजन है, प्रूफ दीजिए हमें, हम वापस से बुलाएंगे।
तो इंडिया यहाँ पर तैयार है 18,000 लोगों को लेने के लिए। अभी देखते हैं यहाँ पर इन 7,25,000 इंडियंस का क्या होता है वहाँ पे, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये सिटीजनशिप है वो डिसाइड की जाती है या वाकई में इंडिया वापस इनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर यूएसए को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने होंगे, प्रूफ देना होगा कि हाँ ये भारत का नागरिक है। तो ये मामला दोस्तों करंट समय पर चल रहा है। उसके बाद H1B वीज़ा में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की साइड से मेंशन किया गया है। तो सर ये H1B वीज़ा है क्या, जिसकी चर्चाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। अब दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है ट्रैवल करने के लिए, तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले ही बता चुका हूँ, एक यहाँ पर होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है आपका वीज़ा। पासपोर्ट कौन देता है? पासपोर्ट आपका देश देता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर यूएसए में जाना, तो आपको भारत सरकार से पहले आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। अब पासपोर्ट तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक बार यूएसए की सरकार से भी तो पूछना पड़ेगा कि हम आपके देश में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो कहोगे हाँ पूछना तो पड़ेगा। तो उसके लिए जब आप परमिशन मांगते हैं दूसरे कंट्री से, तो वो परमिशन के तौर पे आपको वीज़ा देता है, तो यूएसए से आपको वीज़ा मिलेगा। तो पासपोर्ट वीज़ा दोनों मिल गया, दोनों क्लियर हो गया, देन आप जा सकते हैं अब यूएसए के अंदर में। समझ रहे हैं? तो वीज़ा बेसिकली यहाँ पर परमिशन लेना हुआ उस देश की जिस देश में आप एंटर करने वाले हैं या जाना चाह रहे हैं। तो सर H1B वीज़ा भी इस तरीके से दिया जाता है। H1B वीज़ा में एक खास चीज़ यह है, ये स्पेशली वर्कर्स के लिए होता है। H1B वीज़ा प्राइमरीली ये इसलिए लेकर आया गया है ताकि अमेरिका के अंदर में जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को थोड़ा ज़्यादा फायदा हो सके। कहोगे कंपनियों को ज़्यादा फायदा हो सके कैसे? समझिएगा मेरी बात। आज अमेरिका में जो कंपनीज है दोस्तों, वो ये चाहती हैं बाहर दूसरे देशों से वर्कर्स को लाया जाए और उन वर्कर से काम करवाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन वर्कर से काम करवाती हैं, तो अमेरिकन वर्कर्स ज़्यादा सैलरी चार्ज करते हैं, तो कंपनी चाहती हैं हम काम सैलरी कम दें और उनसे आउटपुट ज़्यादा निकलवाएं, काम ज़्यादा करवाएं। तो वो कंपनीज ज़्यादातर यहाँ पे प्रेफर करती हैं दूसरे कंट्रीज़ को, जिसमें यहाँ पर इंडियंस को सबसे बड़ा मौका मिलता है और इंडियंस यहाँ पे भर भर के जाते हैं यूएसए में H1B वीज़ा पे, क्योंकि वो कंपनियाँ बुला रही हैं H1B वीज़ा देने। H1B वीज़ा देती हैं। अब उस H1B वीज़ा के आधार पर आप जाओगे, उस कंपनी के लिए काम करोगे, उसके बदले में आपको सैलरी जो है बाकी अमेरिकन वर्कर्स के कंपैरिजन में कम देती हैं ये कंपनियां। समझ रहे हैं? तो उस कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, इनकी संख्या जो इंडियंस की संख्या है वो H1B वीज़ा के तौर पे बढ़ गई यूएसए में। अब वो H1B वीज़ा पे गए, बाद में क्योंकि H1B वीज़ा में बहुत सारे प्रोविजन है, अपने जीवन साथी को बुला सकते हैं बाद में। अब जीवन साथी भी पहुंच गया, अब सपोज यहाँ पे उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दे दिया, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यूएस का सिटीजनशिप हो गया, उसको मिल जाती है। अब यूएस का नागरिक हो गया तो उसकी केयर करने के लिए पेरेंट्स भी थोड़े समय बाद यूएस के नागरिक बन जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बदलाव करने की बात की जा रही है कि भाई बाय बर्थ ही सिस्टम खत्म कर देंगे तो आप कोई सिटीजनशिप ले ही नहीं पाएगा, आप लीगल तरीके से फुल डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर लीजिए। ठीक है। फिर H1B वीज़ा के बारे में एक दो चीज़ें और हैं, ध्यान रखिएगा। जब बात करते हैं इस वीज़ा के बारे में, हर किसी को नहीं मिलता है, स्पेशली वो व्यक्ति जो अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट है, स्पेशली इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, मेडिसिन, फिनांस, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, इसमें अगर उसने पढ़ाई की है, उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन मतलब उस बेसिकली यहाँ पे उसके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर डिग्री से ज़्यादा अपर लेवल की डिग्री या इतना बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। तो ये स्पेशलिटी चाहिए होती है। ये स्पेशलिटी अगर यहाँ पर कोई देता है व्यक्ति, तो उसको वो यूएसए की कंपनी H1B वीज़ा के तौर पर बुलाएगी काम करने के लिए। ठीक है। और ये जो वीज़ा होता है, ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली टेम्परेरी नेचर पे है, कोई परमानेंट वीज़ा नहीं होता है। यानी अगर किसी को H1B वीज़ा मिला है, वो यूएसए गया है काम करने के लिए, तो वो 6 साल तक वैलिड रहता है वीज़ा। पहले तो 3 साल के लिए लेगा, बाकी 3 साल और एक्सपैंड कर देंगे, तो यहाँ पर 6 साल के लिए वैलिड होगा। फिर उसके बाद में देखा जाता है कुछ और फैक्टर्स में, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं कि किस आधार पर यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस तय किया जाएगा। तो H1B वीज़ा पाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दे रहा है, वो पहले रिक्वायरमेंट देखेगा कि भाई वो व्यक्ति की क्वालिफिकेशन है, वो मेरी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, पहले वो चीज़ देखेगा। फिर उस व्यक्ति का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करेगा कि भाई उसके पास में बैचलर डिग्री या इतना इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। फिर देखेगा सैलरी रिक्वायरमेंट, सैलरी कितनी लेगा वो यूएसए के वर्कर्स के कंपैरिजन में, है ना। जब ये सब कुछ तय हो जाएगा और इससे यहाँ पे अमेरिका का जो एम्प्लॉयर है अगर वो संतुष्ट हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्या करेगा, लेबर कंडीशन एप्लीकेशन को यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंदर में फाइल करेगा, ताकि जो यहाँ पर वेजेस हैं या वर्किंग कंडीशंस पे जो ध्यान रखना है उसको लेकर जितने भी नियम कानून हैं उसको वो फॉलो कर सकें। फिर बात आती है यहाँ पर कोटा और एप्लीकेशंस की। अब ये देखिए, ये जो पैरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया कि H1B वीज़ा टेम्पररी होता है, स्पेशली 6 साल के लिए दिया जाता है। 6 साल बाद एक्सपायर होगा, वापस से आप यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
लेकिन दोस्तों H1B वीज़ा की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को H1B वीज़ा मिल जाएगा। हर साल यहाँ पर एक लिमिट होती है। लिमिट क्या है? जनरल लिमिट है दोस्तों, हर साल अमेरिका 65,000 नए H1B वीज़ा को इशू करता है। ठीक है, इसमें से यहाँ पर जो 20,000 वीज़ा हैं वो आप कह सकते हैं कि जिसके पास में यूएस की मास्टर डिग्री है या उससे और अपर लेवल के, उनके लिए यहाँ पर एडिशनल अलग से यहाँ पर 20,000 वीज़ाज को अवेलेबल करवाया जाता है, लेकिन ये एडवांस लेवल के हैं। वैसे हर साल जो कैप है, इसकी लिमिटेशन वो है, यूएसए 65,000 न्यू H1B वीज़ाज को हर साल इशू करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बता ही चुका हूं कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैसे कैसे यहाँ पर ये फाइल होगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे वेरी इंपॉर्टेंट बता ही चुका हूं। H1B वीज़ा पे जो फॉरेन वर्कर है वो यूएसए में 3 साल के लिए रह सकता है, बाकी अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकता है, बाकी 3 साल के लिए 6 साल यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर लिमिट है, इसलिए यहाँ पर इसको टेम्प्रेरी वीज़ा कहते हैं। लेकिन टेम्प्रेरी वीज़ा का फ़ायदा बहुत है। इसी H1B वीज़ा पे जाकर कोई भी व्यक्ति वहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप ले लेता है, धीरे धीरे काम कर रहा है, काम करते करते यहाँ पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है, ग्रीन कार्ड मिल गया, समझो वो परमानेंट नागरिक बन गया यूएसए का। समझ गए? अब दोस्तों इस H1B वीज़ा के बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको नजर आएंगे। वर्कर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनको यूएसए में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो वहाँ का सीधा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो परमानेंट नागरिक बन जाएगा वहाँ का। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इस H1B वीज़ा के अंदर में जो डिपेंडेंट स्पाउसेस हैं, जो साथ का जीवन साथी है या बच्चा है जिसकी उम्र 21 साल से कम है, वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्कर के साथ में जा सकता है इस H4 वीज़ा के अंडर में। H4 वीज़ा के अंडर में ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये अलग वीज़ा है। फिर बात आती है एम्प्लॉयर्स के लिए, तो कंपनी वालों को भी फायदा है। कंपनी वालों को यहाँ पर सस्ते वर्कर्स मिल रहे हैं, कम सैलरी देकर उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आती हैं, यही भाई वेज का कंसर्न की सैलरी कम देना, जॉब डिस्प्लेसमेंट होना, यूएसए के नागरिकों को जॉब नहीं मिल रही है, कंपनी उनको ना देकर बाहर के वर्कर्स को दे रही है, स्पेशली कम पैसों में काम करवाने के लिए। ठीक है, इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। जैसे भाई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको अच्छी स्किल्स हैं, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, वो सीधा यूएस भाग जाते हैं इस H1B वीज़ा के आधार पे, वहाँ से कमा के इंडिया पैसा वापस भेजते हैं, तो भारत को थोड़ा बहुत फायदा यहाँ मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, कि इंडिया का टैलेंट बाहर निकल रहा है, वो अपने देश के प्रति कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था, बट हमारी भी नाकामी है कि भाई हमने उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है, जिस वजह से वो देखा कि भाई बाहर ज़्यादा अवसर मिले, उसे निकल गया वो बाहर। समझ रहे हैं? तो ये कुछ चीज़ें भी हैं, ये कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है H1B वीज़ा का, इसको याद रखिएगा। बाकी मैं यहीं पे आपको एक मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। आजकल H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है इसको लेकर कोई क्वेश्चन बन जाए मेंस में, तो आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, इसको अटेम्प्ट करना। सबमिट कहाँ पे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट यूएस H1B वीज़ा रिफॉर्म्स ऑन स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। आपको ये बताना है कि हाल ही में जो H1B वीज़ा के अंदर बदलाव करने की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और आज जो स्किल माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसा टैलेंट जो भारत से सीधा निकल जाता है यूएसए में, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये ज़रा आपको समझाना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं, ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन ये है, भारत में कुशल प्रवास पर हाल ही में अमेरिकी H1B वीज़ा सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्रिक्स को लेकर बात हो रही है। इंडेक्स में आपको बता ही चुका हूँ, नाइजीरिया को एडमिट किया गया है एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग। ब्रिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली जब शुरुआत हुई थी ब्रिक्स की, तो इसमें कुछ ही कंट्रीज थे, या फॉर एग्जांपल अभी कुछ कंट्रीज को और भी मेंबरशिप दी गई है, जिस वजह से ब्रिक्स के सदस्य बढ़ गए हैं। लेकिन एक समय पर ब्रिक्स में केवल 5 देश हुआ करते थे, और वो यहाँ पर इसका नाम ही डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बेसिकली ये वाली कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में कुछ इसमें नए मेंबर्स ऐड करे गए हैं। और नए मेंबर्स कौन कौन हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE। अब आप सोच रहे होंगे सर नाइजीरिया को भी तो एडमिट कर लिया है, तो नाइजीरिया ऐड कर दो। नहीं दोस्तों, ये ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर्स हैं। जो करंट मेंबर यहाँ पर इसके 5 ये हो गए, और बाकी ये मेंबर्स, ये बेसिकली नए परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जो नाइजीरिया है कोई इसका मेंबर नहीं बना है, ये बना है पार्टनर कंट्री।
पार्टनर कंट्री वाला सेक्शन अलग है। यही पार्टनर कंट्री के जो देश हैं धीरे धीरे करके यहाँ पर ब्रिक्स के सदस्य बन जाएंगे समय के साथ में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसको याद रखिएगा। अब जैसे आप देखोगे तो अभी के समय पर ब्रिक्स पार्टनर कंट्री में देखोगे तो केवल 9 कंट्री हैं जो बेसिकली ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री हैं। फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनर कंट्री अलग हैं और इसके जो मेंबर्स जो सदस्य हैं वो अलग हैं। तो पार्टनर कंट्री में बेसिकली एक बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान। इसमें नाइजीरिया और ऐड कर दो सर, नाइजीरिया भी इसमें एडमिट हो चुका है। ठीक, अब ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो करंट समय पर ब्रिक्स में टोटल 11 देश आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। वो 11 देश कौन कौन से हैं आपके सामने प्रेजेंट है? 5 ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 कंट्रीज दोस्तों इसमें प्रेजेंट है। वैसे ब्रिक्स ग्रुप की जो शुरुआत है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ने की थी 2009 में। साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड कर लिया, तो इस वजह से यहां पर ये बन गया ब्रिक्स, 5 कंट्रीज का ग्रुप। बाकी इसके फुल मेंबर्स और कौन कौन से हो गए मैं आपको बता चुका हूं, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे इंडोनेशिया भी यहां पर इसका दूसरा फुल मेंबर है, तो छठे को भी ऐड कर लेना। इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया। तो बेसिकली यहां पर ये इसके टोटल नंबर्स नजर आएंगे। ठीक है, 5 वो हो गए, 6 बाकी ये कंट्रीज हो गई। ब्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स भी हैं, ये भी याद रखिए। पिलर्स यानी कि ये जो पूरे कंट्रीज साथ में इकट्ठी हुई हैं, इनका मेन पर्पस है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन पे काम करना और आपस में जो कल्चरल रिलेशंस है उसको मजबूत करना। अब क्योंकि इतने सारे देश प्रेजेंट हैं, दो दुनिया में बड़ा रिप्रेजेंटेशन भी है। ब्रिक्स की ये सभी कंट्रीज आज दुनिया की 40% पॉपुलेशन को यहाँ पर होल्ड करती हैं। भाई इसमें चाइना, इंडिया दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं। तो दुनिया की 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स में आती है। उसके अलावा दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसका 37.3% ग्लोबल जीडीपी यहाँ पर ब्रिक्स होल्ड करके रखता है। कहने का मतलब है ब्रिक्स एक मैसिव, एक बड़ी कंट्री, बड़े ग्रुप के तौर पे आपको नजर आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कई बार अभी मामला उठ भी रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो ये ब्रिक्स ग्रुप है ये उठ रहा है। और अभी पिछले साल हाँ, जो ब्रिक्स का समिट हुआ था रशिया में, उस समय पर एक नई करेंसी लाने की बात हुई थी, ब्रिक्स करेंसी आएगी मार्केट में, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला अगर ऐसा कुछ हुआ और अगर ये सब कंट्रीज डॉलर को गिराने की कोशिश करती हैं तो इन सब देशों पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। टैरिफ तो सब देशों पे लगना ही लगना है। 100% टैरिफ लगने का मतलब है व्यापार इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि कोई भी देश, यूएसए में तो अपना सामान नहीं बेच पाएगा। लेकिन इससे दिक्कत यहाँ पर यूएसए को भी होगी, इससे यहाँ पर उनकी इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, बट उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो भविष्य में दिखाई पड़ेगा। बट अभी के समय पर डी डॉलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, डॉलर के ऊपर जो निर्भरता कम करने की बात कर रहे थे ये ब्रिक्स ग्रुप, क्योंकि ब्रिक्स का जैसे मैंने बताया पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उस मामले में ट्रंप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये डॉलर को नज़रअंदाज ना करें, ये कोशिश करेंगे तो लगा दिया जाएगा इनके ऊपर में टैक्स और टैरिफ, जिसकी वजह से ये व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स की समिट में हमने ये डिस्कस किया। बाकी देखोगे दोस्तों, अभी तक भारत ने 3 बार ब्रिक्स की समिट को होस्ट किया है। एक चौथा समिट होस्ट किया था 2012 में, दूसरा 8वां समिट 2016 में, 13वां समिट 2021 में, नौ अभी 2025 वाला यहाँ पर देखते हैं कैसे कौन यहाँ पर इसको होस्ट करता है। फिलहाल आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कशन करता है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने करवाया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये बेसिकली यहाँ पर नदियों को लेकर ट्रीटी करवाई गई कि नदियों का जो पानी है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। अब ये मामला था क्या, ज़रा सुनिएगा। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, इससे आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। आज हम जम्मू कश्मीर वाले हिस्से की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको नजर आएंगी। ठीक है, और वो यहाँ पर सबसे पहली है इंडस नदी। अब ये इंडस नदी दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तिब्बत से आ रही है और इस तरीके से जम्मू कश्मीर से होते हुए सीधा यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान से होते हुए नीचे अरेबियन सी में गिर जाती है। और इसी इंडस नदी पे यहाँ पर इस वाटर ट्रीटी का नाम रखा गया है इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरी नदी यहाँ पे देखोगे तो वो है यहाँ पर आपकी झेलम। ठीक है, ये आपको झेलम नदी देखने को मिलेगी। झेलम की ही ट्राइब्यूटरी है, यानी ट्राइब्यूटरी क्या होती है, यानी सहायक नदी। तो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, या आपको किशन गंगा वाली नदी नजर आएगी। किशन गंगा को थोड़ा ध्यान रखना, मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि अभी इस पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नाराज़ भी है। पाकिस्तान बोलता है भारत इस पर प्रोजेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो हमारी झेलम नदी के बारे में बात हो गई। तीसरी यहाँ पर आपको नजर आएगी चिनाब। ये यहाँ पर चिनाब नदी आ रही है और इस तरीके से ये भी इंडिया से होते हुए पाकिस्तान से होकर सीधा अरेबियन सी में गिर जाती है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट 3 नदियाँ ऊपर की। तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 नदियाँ आपकी हो गई इंपॉर्टेंट।
क्योंकि इन 3 नदियों का एक्सेस बेसिकली इस ट्रीटी के माध्यम से किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। इन तीनों नदियों को वेस्टर्न रिवर्स का नाम दिया गया। अब इन तीनों नदियों पे ये बोला गया इस ट्रीटी के दौरान कि भारत का जो हक है वो कम होगा, इंडिया इस पे कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता। भारत को अगर कोई काम करता है तो ये ध्यान रखना होगा इस पानी का जो फ्लो है वो खराब ना हो, इस पानी का फ्लो इतना बरकरार रहे, पाकिस्तान में पानी पहुंचता रहे, क्योंकि पाकिस्तान में मेजर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पानी की वो यही नदियाँ पूरी करती हैं। इसको बंद कर देंगे, पाकिस्तान में पानी का कह सकते हैं प्रॉब्लम हो जाएगा, स्कैरसिटी हो जाएगी। तो इंडिया यहाँ पर क्या चाहता है? अब यहाँ पर ट्रीटी के माध्यम से बोला गया भाई भारत के जो हक हैं इन तीनों नदियों पे वो हैं तो लेकिन बहुत कम है, हम ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते, अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसको लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हमारे ऊपर में। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बाकी 3 नदियाँ जो है इसके नीचे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में बाकी और 3 नदियाँ भी हैं। बाकी सर 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है रावी, देन उसके बाद में यह है ब्यास, और तीसरी है यहाँ पर सतलज। ये जो 3 नदियाँ हैं इनका एक्सेस बेसिकली यहाँ पर इंडिया को दिया गया कि हमारे पास में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये बोला कि ऊपर की ये जो 3 नदियाँ हैं चेनाब, झेलम, इंडस, इन तीनों नदियों का एक्सेस इंडिया के पास में कम है। इन तीनों नदियों का जो यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं यूज़ है ये पाकिस्तान ज़्यादा करेगा। बाकी की 3 नदियों पे हमारा पूरा हक है, हम जो चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं। तो ये ट्रीटी होती है 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक बिचौलिया था जिसने यहाँ पर ये ट्रीटी करवाई थी। ट्रीटी के बारे में दोस्तों आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मस्त तरीके से मिल गई होगी कि सर ये ट्रीटी आखिरकार हुई किस चीज़ को लेकर, वो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब क्या होता है, इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट लगाए। फॉर एग्जांपल किशन गंगा की हम बात कर रहे हैं। किशन गंगा मैंने आपको बताया झेलम की एक ट्राइब्यूटरी है, उस पर हमने प्रोजेक्ट लगाया। उसको लेकर पाकिस्तान क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन क्या बार बार यहाँ पर इस मुद्दे को उठाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं जो ये पानी का फ्लो है उसको डिसरप्ट कर रहा है, एक्शन लेना चाहिए, हमें यहाँ पर ये मैटर उठाना होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। इस तरीके की मांग यहाँ पर पाकिस्तान करता है। इंडिया भी पिछले कुछ समय से क्या चाहता है, पाकिस्तान से वो बार बार कह रहा है आइए साथ में मिलकर इस ट्रीटी को वापस से मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ये ट्रीटी हो चुकी है बहुत पुरानी। सर 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी, समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, वापस से मॉडिफाई करते हैं, है ना। जो विवाद होगा उसको रिजॉल्व कर लेंगे साथ में बैठ के। पाकिस्तान तैयार ही नहीं है इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए। अब क्या हुआ फाइनली दोस्तों, इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया गया है। अब वो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पर चुने गए हैं वो डिसाइड करेंगे कि आखिरकार क्या इशू चल रहा है, क्या डिस्प्यूट चल रहा है इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो ये डिसीजन है ये 7 जनवरी को लिया गया, और यहाँ पे जो व्यक्ति हैं माइकल लेनो, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है एज अ NE यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पे। अब ये न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्क करने वाला है। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट बेसिकली यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान दोनों के केसेस को सुनेगा, दोनों क्या क्या कह रहे हैं। उसके अलावा जैसे किशन गंगा की बात हो रही है, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, ये जो तैयार करे गए हैं भारत की साइड से इन नदियों के ऊपर में, उनका इम्प्लीकेशंस क्या पड़ रहा है, इसको यहाँ पर वो चेक करने भी जाएंगे। तो ये मामला दोस्तों यहाँ तक पहुँच गया है। इस कदम को इंडिया ने बिल्कुल वेलकम किया है कि स्वागत है, हम चाहते ही थे, आप चला चेक कर लीजिए, जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये मामला करंट समय पर चल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये आपको समझ में आ गया। ट्रीटी किस किस ने साइन की थी, मैंने आपको बताया 19 सितंबर 1960 में साइन हुई। उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान हुआ करते थे। इनके बीच में यहाँ पर यह ट्रीटी साइन होती है। कौन कौन सी नदियों का हक किस किस के पास में गया वो आपको क्लियर हो गया। इन नदियों का यहाँ पर लोकेशंस आपको ये दिखाई पड़ेंगे, किस किस को राइट मिले, पाकिस्तान को ज़्यादा राइट मिला है ना। ऊपर की 3 नदियों के बारे में पाकिस्तान के पास में 80% के आसपास राइट दे दिया गया, इंडिया के पास में जो राइट्स है वो कम मिले। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई विवाद होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की ताकत इस ट्रीटी के अंदर समझाई गई। ये बोला गया कि अगर 2 देशों में ये कोई विवाद होता है इस ट्रीटी को लेकर तो पहले वो विवाद जाएगा फर्स्ट लेवल के पास में। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्या, मान लो जो दोनों पार्टी हैं यानी भारत और पाकिस्तान, इनको पहले यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। कोई प्रोजेक्ट अगर भारत लगा रहा है इन तीनों नदियों पे जिसका एक्सेस आज पाकिस्तान के पास में ज़्यादा है, तो हमें उसको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई आज हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर ये परमानेंट इंडस कमीशन के तहत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से गोल है कि परमानेंट इंडस कमीशन की ये सुनवाई करेगा, ये कमीशन देखेगा कि भाई कहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इसका कोई इंप्लीकेशन तो नहीं है। अब मान लो यहाँ पर कोई मुद्दा हमने परमानेंट इंडस कमीशन में पहुँचा दिया और ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये हमारे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या इसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लिकेट हो चुका है, किसी मामले को ये नहीं सुलझा पा रहा है, तो वो मामला फिर 202 लेवल पर जाता है।
सेकंड ग्रेड पर कहाँ पे, मतलब वर्ल्ड बैंक के पास में। इस केस में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, जैसे अभी अपॉइंट किया है। अब वो न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे इस मामले को रिजॉल्व करेगा ग्राउंड लेवल पर जाके चेक करके। अब मान लो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट भी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो ये मैटर जाएगा सीधा थर्ड लेवल पर। इस लेवल पे क्या होगा, ये जो मैटर है सीधा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंचाया जाएगा। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये मामला में किसकी गलती है, क्या बेसिकली डिस्प्यूट है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज समरी क्या है वो आपको पता ही है। लेकिन इंडिया भी पिछले कुछ समय से पाकिस्तान को बोल रहा है कि भैया आइए अमेंड करते हैं इसको, वापस इसमें चेंजेस करते हैं, क्योंकि आज समय बदल चुका है। इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव करने की जरूरत है। इसको लेकर कई बार नोटिस भेजा, पाकिस्तान यहां पर इसको रिजेक्ट करता चला गया। पाकिस्तान यहां पर एक समय पर तो तैयार हुआ था, फिर अगले साल उसने मना कर दिया। उसने बोला कोई हम न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं लेने वाले, हम सीधा ऑब्जेक्शन उठाएंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये सब कुछ करते रह गए। अब यहाँ पर फिलहाल न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर लिया गया है। देखते हैं भैया न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या करता है, रिजॉल्व कर लेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस जाएगा, जो कि हमारा थर्ड लेवल है। ठीक, क्लियर हो गया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से मजा आ चुका है समझ के। आर्टिकल के साथ साथ डेटा तैयार रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ आर्टिकल हर कोई पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे। इस एनालिसिस और बाकी सारे एनालिसिस में डिफरेंस यही है कि साथ ही साथ में आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, मुझे क्या लिखना है, मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, इन्होंने ये प्लान किया है 2027 तक ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स के अंदर में आ जाएंगे। पोर्ट्स क्या होता है सर, बंदरगाह होता है पोर्ट, जो बेसिकली हमारे कोस्टल स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। ऐसा राज्य जो समुद्र के किनारे है वहाँ पे बंदरगाह बनाते हैं, उस बंदरगाह पे हमारे जहाज़ तैयार रहते हैं सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, और उन सामानों को इन कंटेनर्स में रखा जाता है। ये जहाज़ पे ला दिए जाते हैं और ऐसे भेजा जाता है, और ऐसे सामान खरीदा भी जाता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इन कंटेनर्स के अंदर में। तो ये पोर्ट है ना, इनकी ज़रूरत बहुत है। आज भारत के पास में बहुत सारे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों यहाँ पर मेजर पोर्ट, ध्यान में रखिएगा, और एक होता है माइनर पोर्ट। जो मेजर पोर्ट है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और ये जो माइनर पोर्ट्स हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। आज भारत के पास में मेजर पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं। अब देखो मेजर पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में गुजरात में कांडला पोर्ट है, और अभी जो हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के बारे में, वो महाराष्ट्र में, मुंबई में, इस वाली लोकेशन पे। ठीक है, यहीं पे बंदरगाह बना रखा है, यहाँ से जहाज से सामान निकल जाता है और यहीं से हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। यहीं पे वर्धवन पोर्ट तैयार हो रहा है, पता है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। फिर गोवा के अंदर मुर्मुगांव पोर्ट है। फिर इधर यहाँ पर आप देख पाएंगे बेंगलुरु पोर्ट है। कोची पोर्ट आपको केरला में नजर आएगा। तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन आपको देखने को मिलेगा। फिर इधर यहाँ पर एन्नोर यानी कि कमराजर पोर्ट नजर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है, ओडिशा में प्रदीप पोर्ट है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट, ऐसे वेरियस पोर्ट्स आपको नजर आएंगे जो मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, है ना। क्लियर हो गया। तो इसमें यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। अब भारत के पास में इतने सारे पोर्ट हैं, फिर भी हमारा कोई भी ऐसा पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है भाई, कौन सा बंदरगाह है जहां पे आप कितना सामान रख सकते हैं, कितना सामान रखने की कैपेसिटी है। जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा व्यापार कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब ये कैपेसिटी कैसे नापी जाती है, इन कंटेनर्स को आप कितने कंटेनर रख सकते हैं, और इन कंटेनर का मेजरमेंट किस में होता है, TEU में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TEU का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे तो ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसकी कोई ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। हम चाहते हैं इस कैपेसिटी को बढ़ाना, इसके लिए अलग से काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं 2027 तक इसको टॉप 10 पोर्ट्स में इंक्लूड करवाया जाए, लेकिन टॉप 10 पोर्ट्स में लाने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, कम से कम हमारे इस पोर्ट को 10 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स तक की जो कैपेसिटी है वो होल्ड करनी होगी। अगर हम इतना सामान, इतना कंटेनर्स मैनेज कर लेते हैं तो बेसिकली यहां पर हम क्या हो जाएंगे, टॉप 10 कंट्री में, टॉप 10 पोर्ट्स में हमारा ये जवाहरलाल नेहरू वाला पोर्ट आ जाएगा 2027 तक। अभी के समय पे देखोगे तो करेंटली यहां पर ये जो पोर्ट है इसकी जो कैपेसिटी है वो केवल 7.6 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स के आसपास है। तो हम चाहते हैं ये 7.6 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन के आसपास करना 2027 तक, जिसके आधार पे टॉप 10 में एंट्री हो जाएगी। क्लियर, ये मामला, ये जो न्यूज़ है ये तो आपको समझ में आ गई। अब सर इस न्यूज़ से हटके कुछ बेसिक डेटा है वो भी पता होना चाहिए। एग्जाम में यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो पोर्ट अथॉरिटी है ये भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट माना जाता है, क्योंकि इसी पोर्ट से यहाँ पर इंटरनेशनल जो शिपिंग रूट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो जहाज़ है वो यहाँ से गुजरता है, दुनिया भर में सामान को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है।
और ऑब्वियस ही बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो ये जो पोर्ट है बहुत सारा पैसा जनरेट कर रहा है और वो जो इनकम है वो हमारे देश की जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूट करती है, तो देश की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। ये जो पोर्ट है 2024 का अगर डेटा निकालें तो पूरे पिछले साल के अंदर में 7 मिलियन जो टीईयू के आसपास जो इन्होंने कैपेसिटी है वो हैंडल की है और यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी खासी हुई है। यानी ये 2024 का डेटा है, इससे पहले 2023 हो गया या 2022 हो गया, हर साल 11% की ग्रोथ हो रही है। इसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं 2027 तक क्या होगा, ये वाला पोर्ट हमारा दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में एंट्री ले लेगा। इसका लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि ये साइड में अरेबियन सी में लोकेटेड है और इधर से यहाँ पे हमारा पूरा कनेक्शन होता है अरेबियन पेनिनसुला के साथ में, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, हम वहाँ से कनेक्ट हो पाते हैं, तो व्यापार ज़्यादा हो पाता है, तेल का व्यापार ज़्यादा हो पाता है। ठीक है, अब हम कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? अब देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर इस पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ानी है, ज़्यादा कंटेनर्स रखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को और ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसका और विस्तार करना पड़ेगा। अब ये विस्तार आप कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पे हम इस पोर्ट में फेज 2 ऐड कर रहे हैं। भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो नावा शेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल है इसका अपग्रेडेशन होगा, इसको एक्सपैंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कंटेनर्स और आ सकेंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से हमारा अनुमान है 2027 तक ये चीज़ें हो पाएंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं? सबसे पहली चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च करने वाले हैं ताकि पोर्ट की कैपेसिटी बढ़े। इसके लिए हम ये अपग्रेडेशन करेंगे। इसमें वदावन पोर्ट भी बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वदावन पोर्ट एक बहुत ज़्यादा शानदार पोर्ट होगा जब बनके तैयार होगा। वदावन पोर्ट जो है ये हमारे इसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अंडर में ही आता है। ठीक है, ये भी भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। और अच्छी चीज़ क्या है, इन पोर्ट्स के ऊपर में हम आजकल सोलर पावर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर इन पोर्ट में ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर 2027 तक भारत का एक पोर्ट टॉप 10 के पोर्ट में एंट्री खा जाता है, यानी दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में आ जाता है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंटेनर की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, तो ज़्यादा हमारे पास में क्या होगा, पैसा जनरेट होगा जो हमारी देश की इकोनॉमी को ग्रो करेगा। उसके अलावा कंपटीशन बढ़ सकेगा क्योंकि कंपटीशन में हम एंट्री खा चुके होंगे, क्योंकि अभी हमारी कोई एंट्री भी नहीं हुई है। आज दुनिया के चाहे वो शंघाई पोर्ट हो, सिंगापुर हो, दुबई का पोर्ट हो, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, मैरीटाइम सेक्टर में दबदबा है इनका। इंडिया भी यहाँ पे अपनी इमेज चमका पाएगा अगर ये हो पाता है तो। फिर बात आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी होने वाला है। फिर बात आती है इसमें चैलेंजेस की भी। जितना हम सोच रहे हैं उतना आसान नहीं होगा करना, इसमें चुनौतियाँ आएंगी। सबसे पहला जो चैलेंज आएगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। भाई यहाँ पर आपने पोर्ट को एक्सपैंड करना है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं। आज आप देखोगे हमारे काफ़ी सारे पोर्ट्स तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमने इतना डिले कर दिया कि वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ेगा, उस कॉम्पिटिशन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, सिंगापुर, दुबई, चाइना जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इसमें एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी आएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब अपने पोर्ट को एक्सपैंड करोगे, बढ़ाओगे, तो इससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो बहुत सारे लोग अपोज करने वाले हैं इसको। फिर लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी का इशू आएगा, क्योंकि हमने पोर्ट तो बना लिया, पता है प्रॉब्लम ये भी है, आज आप पोर्ट बना देंगे, ठीक है, अब इस पोर्ट के माध्यम से समुद्र के रास्ते व्यापार कर पाएंगे। अब मान लो कोई सामान बन रहा है ऊपर दिल्ली के अंदर में, तो दिल्ली से सामान हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हम इस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक पहुंचाने के लिए हमें बीच में रेलवे नेटवर्क, रोल नेटवर्क, ये सब अच्छे करने होंगे। आज हमारा ये इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करता है, तो हमें रेल, रोड नेटवर्क, ये सब चीज़ें इंप्रूव करनी होगी ताकि हमारे देश के अंदर में कनेक्टिविटी बढ़िया बन सके, पोर्ट के साथ में सामान पोर्ट तक पहुंचाने में कम समय लगे, कम समय लगेगा, कम कॉस्ट लगेगा, कम मेंटेनेंस लगेगा, तो व्यापार में फ़ायदा ज़्यादा होगा, जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड यानी सुधार क्या क्या हो सकते हैं इंप्रूव करने के लिए? टाइम पे प्रोजेक्ट को पूरा करना, इंटरनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, ग्रीन इनिशिएटिव पे फोकस करना, ये सब हमारा मेन काम होने वाला है। बाकी दोस्तों ये मोरक्को का वाला जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मोरक्को क्या कर रहा है आज के समय पर, ये जो 30 लाख डॉग्स हैं इनको मारने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। चलिए अब आती है प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। अब एक एक करके क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसके आंसर बताते चलिएगा, इसके साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। आज आंसर के लिए ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, तो फटाफट सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन को ओपन कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा।
चेक करेंगे आपने कितनी चीज़ों को समझा याद किया है। ठीक है, तो कमेंट ओपन कर लो फटाफट और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना, जो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन ये बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। इस पोर्ट अथॉरिटी को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट से बताना है, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट, ये इंडिया का आज के समय पे सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। दूसरा, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल जो टर्मिनल है ये कंट्रीब्यूट करेगा बहुत ज़्यादा, इससे यहाँ पे क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी। तीसरा, जो वर्धमान पोर्ट है इसको हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंडर में ही यहाँ पर इसको डेवलप किया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी तीनों सही है, या फिर डी 1 एंड 3 ओनली। फटाफट बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं हाथों हाथ फिर इसका आंसर आपको बता रहा हूं। लिख दिया ना, लिख दिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि ये पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इवन अभी हम समझ भी रहे थे, इसको और बड़ा कंटेनर पोर्ट बनाने की बात हो रही है, ये एक्सपेंशन के लिए काम हो रहा है, वर्धमान भी इसका हिस्सा है। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर इसी पोर्ट अथॉरिटी को लेकर है, और यहाँ पे जो आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इज आर करेक्ट। इन तीनों में से वो कौन सा स्टेटमेंट है इस पोर्ट को लेकर बताइए जो कि सही है। पहला, जो ये पर्टिकुलर पोर्ट है आज 60% से ज़्यादा इंडिया का जो कंटेनराइज्ड कार्गो है इसको हैंडल करता है। दूसरा, ये जो पोर्ट है ये भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। तीसरा, ये भारत का पहला इंडियन पोर्ट होने वाला है 2027 तक, जो 10 मिलियन तक का जो ये 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स है इसको यहाँ पर ये हैंडल करेगा। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगेन यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट लिखो। इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, बताओ बताओ बताओ, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। पहला, हाँ बिल्कुल, ये जो पोर्ट है आज, क्योंकि हम कंटेनराइज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो एक अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे ये बात मैंने लिखी हुई है आर्टिकल में, मैंने एक्सप्लेन ये लाइन पढ़ा ही नहीं है, बट यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं जिस हिसाब से हमने पढ़ा है कंटेनराइजेशन की बात में। तो बिल्कुल ये जो पोर्ट है आज 60% से ज़्यादा भारतीय कंटेनर्स को हैंडल करता है। दूसरा, क्या ये पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है? नहीं भाई, लॉजिक लगाना है। ये कहाँ पर है? मुंबई है। अब मुंबई दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल आएगा। तो अगर ये वेस्ट बंगाल साइड पे होता तो यहाँ पर ये ईस्टर्न कोस्ट पे कहलाता, अभी के समय पर ये वेस्टर्न कोस्ट पे है। सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला अगेन सही है, क्योंकि ये तो हमने न्यूज़ ही पढ़ी है अभी। तो ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों H1B वीज़ा को लेकर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्मेशन वैसी की गई है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है H1B वीज़ा सिस्टम को लेकर 3 स्टेटमेंट से बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो वीज़ा है ये यूएस कंपनीज को अलाउ करेगा कि वो कंपनी बाहर के वर्कर्स को एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के तौर पे यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई भी एनुअल लिमिटेशन नहीं है, आप चाहें तो साल में कितने भी H1B वीज़ा दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, जो वर्कर्स होता है H1B वीज़ा पे वो ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है अमेरिका में। तो बताइए यहाँ पर तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही है। बताओ बताओ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला सही है, दूसरा सही है, और आपको पता ही है H1B वीज़ा में बिल्कुल लिमिटेशन है भाई। एक पर्टिकुलर ईयर में बताओ, मुझे सभी लोगों को बताना है कितने H1B वीज़ा हम इशू कर सकते हैं, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न भी आपका H1B वीज़ा को लेकर है, चलिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग H1B वीज़ा। इन तीनों में से वो कौन कौन सी ज़रूरत है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसके आधार पर आपको H1B वीज़ा दिया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1, जो वर्कर्स हैं उनके पास में कम से कम बैचलर डिग्री या उसके बराबर की लेवल की डिग्री या एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, जो एम्प्लॉयर है उसको सबसे पहले, यानी कि जो रोजगार देगा H1B वीज़ा इशू करेगा, उसको यहाँ पे एक लेबर कंडीशन एप्लीकेशन फाइल करना होगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ में। तीसरा, ये जो वीज़ा है इसको ग्रांट किया जाएगा फॉर अ लाइफ टाइम एंड डज नॉट रिक्वायर रिन्यूएबल, यानी कि आपको जिंदगी भर के लिए वीज़ा मिल जाएगा और कभी भी आपको इसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो बताइए तीनों में से कौन सा रिक्वायरमेंट होता है H1B वीज़ा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। कैसे? हाँ भाई, पहला सही है, बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है या इसके बराबर की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। दूसरा,
यहाँ पे देखोगे तो ये भी सही है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये जो लेबर कंडीशन एप्लीकेशन है फाइल करना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के साथ में। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि H1B वीज़ा की जब बात करते हैं, क्या ये लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जाता दोस्तों। यहाँ पर 3 साल के लिए दिया जाएगा, बाकी 3 साल के लिए और एक्सपैंड हो जाएगा तो 6 साल के लिए दिया जाएगा, यानी बीच में आप रिन्यूअल करवाने के लिए आपको रिन्यू करवाना होगा, तो इसमें रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो ये थर्ड वाला गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने नहीं है। यही 4 क्वेश्चन थे, तो देखते हैं यहाँ पर। आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट किया होगा। मज़ा आया हो तो लेक्चर में नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, इंडेक्स को लेकर जो बात बोली है वही बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।